नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन की। बताएंगे क्या है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित जलवायु विसंगतियों की भविष्यवाणी करने वाला नवीन मॉडल। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। CSIR निस्पर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों के योगदान पर चर्चा। वैज्ञानिकों ने गर्मी का तापमान बताने वाला सांख्यिकीय मॉडल विकसित किया। तापमान के साथ बढ़ रही जलवायु विसंगतियों की भी भविष्यवाणी करेगा आईएसआर भोपाल का ये नवाचार। दुर्घटना जोखिम को कम करेगा IIT मंडी का स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम। खासकर पहाड़ी मार्गों पर कोहरे और धुंध के दौरान भी कुशल यातायात संचालन में होगा मददगार। और CSIR CMERI ने बनाई ट्रैक्टर चलित कुशल स्पेयरिंग मशीन। किसानों को लागत प्रभावी विकल्प देगी। CMERI फार्म मशीनरी उत्कृष्टता केंद्र लुधियाना की ये उपलब्धि। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्र की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को चिन्हित करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में CSIR निस्पर ने 16 से 18 अगस्त तक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। वर्चुअल माध्यम से किए गए इस आयोजन का विषय था समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक आत्म अवलोकन। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। 16 से 18 अगस्त तक समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक आत्मावलोकन विषय से आयोजित इस वर्चुअल सम्मेलन का शुभारंभ पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ आनंद माशेलकर ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद के युग में 75 वर्षों के दौरान नए भारत का निर्माण और देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भारतीय विज्ञान और वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करना था। कार्यक्रम में विज्ञान के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित 6 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इसका मैंडेट है साइंस को पॉपुलराइज करना और पॉलिसी बनाना इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन S&T सिस्टम और जो भी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ये हमारी बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है। ये जो हमारी लैब है ये सोसाइटी, साइंस और इनोवेशन को कनेक्ट करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह से इसको प्रोग्राम को चार्ट आउट किया था। 9 या 10 इसमें हमारे सेशन थे, जिसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, वुमेन इन S&T है, एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल कैसे हमारा जो प्राइमरी सेक्शन से लेकर और हाई लेवल तक कैसे हम उसको कनेक्ट करें। हमने कोशिश की है पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जो हमारे डायरेक्टर मैडम थी, उन्होंने बहुत ही एक डिस्कस और रिगरस स्टडी करके और बातचीत करके ये सोचा कि हमें वो लोग लाने चाहिए जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिन की, बेसिक थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हमारे बहुत से दिग्गज साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्ट लिया। आज देश को इस स्थिति तक पहुंचाने में उन लोगों ने जो नींव रखी, उस पे एक डिस्कशन के लिए थ्रू अ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, ये उद्देश्य है हमारे इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का। इस मुहिम में ज़रूरी है कि साइंटिस्ट, साइंस कम्युनिकेटर, मीडिया पर्सनैलिटीज़ और साइंस पॉलिसी मेकर सब एक साथ जुड़ें। इस 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान विज्ञान के बुनियादी ढांचे का निर्माण, अतीत से सीखना, पिछले 100 सालों में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव,
अकादमिक उद्योग संबंध और उद्यमिता औपनिवेशिक समय से वर्तमान तक भारत में विज्ञान का विकास, 21वीं सदी में भारतीय विज्ञान और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्रों का आयोजन किया गया। इसके अलावा 2 पैनल चर्चाएं भी शामिल की गई, जिनमें से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित थी। दूसरी पैनल चर्चा एक तर्कसंगत समाज के विकास के लिए विज्ञान संचार की भूमिका पर केंद्रित थी। कार्यक्रम में मंत्रालय और विभागों से जुड़े पदाधिकारियों सहित देश के जाने माने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विज्ञान प्रसारकों, नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्रों और शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया। समाज जब तक विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएगा और विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नई क्रांतियां आ रही हैं और उससे समाज का विकास कैसे होगा, तो मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस बेमानी रहेगी। तो इसीलिए एक साइंस कम्युनिकेटर्स, क्योंकि जो विज्ञान संचारक होता है वो साइंस को और सोसाइटी को कनेक्ट करता है, तो एक पैनल डिस्कशन कि हम जितना भी साइंस में, चाहे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, चाहे साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, उन सब को हम किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और कौन से इफ़ेक्टिव हमारे व्हीकल्स हो सकते हैं जिससे हम समाज के सभी वर्गों को टारगेट कर सकें। भारत की एक समृद्ध वैज्ञानिक विरासत रही है, जिसके आधार पर आजादी के बाद नवीन भारत निर्माण की नींव रखी गई। आज का आधुनिक भारत इसी ज्ञान और विज्ञान के जरिए आगे बढ़ रहा है और दुनिया के गिने चुने विज्ञान आधारित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है। भारत की इस उपलब्धि का श्रेय उन सभी वैज्ञानिकों और दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है जिन्होंने अपने प्रयासों से तर्कसंगत समाज का निर्माण किया और आज भारत आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने गर्मी के तापमान बताने वाला एक सांख्यिकीय मॉडल विकसित किया है। यह नवीन मॉडल तापमान के साथ साथ तेजी से बढ़ रही जलवायु विसंगतियों की भी भविष्यवाणी करता है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि से भारत में जलवायु परिवर्तन के तहत विभिन्न मौसम मापदंडों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिली है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम की चरम परिस्थितियों को बढ़ाने के साथ साथ मौसम पैटर्न पर भी असर डाला है। यह बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र, सामाजिक अर्थव्यवस्था और काफी हद तक जीवन के लिए भी एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इस जोखिम को कम करने के लिए मौसमी पैटर्न को समझना और उसकी भविष्यवाणी करने में सक्षम होना काफी अहम है। पूरी दुनिया में अनुसंधान दल अलग अलग समय और स्थानिक पैमानों में जलवायु पूर्वानुमान के मॉडल विकसित करने पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता दल ने भी गर्मी के तापमान की भविष्यवाणी करने वाला सांख्यिकीय मॉडल विकसित किया है। संस्थान के पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा तैयार यह मॉडल लगातार बढ़ रही जलवायु विसंगतियों का भी पूर्वानुमान देने में सक्षम है। इस मॉडल के विकास और भविष्यवाणी अध्ययन के परिणाम हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लाइमेटोलॉजी में प्रकाशित किए गए हैं। हमने जो है एक मॉडल विकसित किया है CCA का यूज़ करके, जो कि यह गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है। और हमने इसके लिए 69 सालों के डेटा का यूज़ किया है, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जैसे SST हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, और उसका यूज़ करके हमने जो है गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। ये जो पैरामीटर्स लिए गए हैं जो ग्लोबल हैं, वो पैरामीटर्स जो है हमने सर्दियों के सीज़न के लिए हैं और उसका यूज़ करके जो है हम गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि ये पूर्वानुमान जो आ रहे हैं वो लगभग ठीक हैं, सटीक हैं। यह सांख्यिकीय मॉडल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय सहयोग से विकसित किया गया है। शोधकर्ताओं ने गर्मी के तापमान की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न मौसम मानकों के बीच संबंधों को समझने के लिए कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस नामक एक बहुरेखीय सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया है।
गर्मियों के तापमान की भविष्यवाणी करने के लिए पिछली सर्दियों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान, समुद्र की सतह के तापमान, समुद्र के स्तर के दबाव, क्षेत्रीय हवा, वर्षा और हवा के औसत तापमान के मापदंडों का उपयोग किया गया। इस मॉडल में पाया गया कि हाल के दशकों में खासकर उत्तर भारत में गर्मियों के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं समुद्र तट होने के चलते दक्षिण भारत अपेक्षाकृत कम गर्म रहा। इस मॉडल को विकसित करने में सभी संभावित मापदंडों की भूमिका पर विचार किया गया और उनके परस्पर क्रिया के तंत्र को स्पष्ट करने की योजना बनाई गई। यह मॉडल एक सीजन आगे मार्च, अप्रैल, मई के तापमान की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट मीन क्लाइमेट पे कम पड़ता है, रादर देन इट इज़ मोर इम्पैक्टिंग द एक्सट्रीम्स, और द इम्पैक्ट इज़ मोर फ्रॉम द एक्सट्रीम्स। और जब ये एक्सट्रीम जो है, चाहे हम उसको हॉट सीज़न बोलें, चाहे हम उसको फ्लड बोलें, चाहे उसको हम ड्राउट बोलें, चाहे उसको हम एक्स्ट्रा साइक्लोन्स बोलें, कोई भी एक्सट्रीम्स ले लें, उसका जब इम्पैक्ट होता है और वो इम्पैक्ट जब नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर से जब उसका से साथ इंटीग्रेट होता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। जो मेन हमारा मकसद था कि हम क्या हॉट सीज़न की एक्सट्रीम्स को समय से पहले कुछ उसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उस बैकग्राउंड में एक PhD स्टूडेंट ने रिसर्च कार्य शुरू किया हमारे ग्रुप में, और उन्होंने ये देखा कि क्या कहते हैं कि हम एटलीस्ट एक सीज़न पहले जो हमारा समर सीज़न है मार्च अप्रैल में, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस स्वदेशी तापमान भविष्यवाणी मॉडल से मौसम के तेजी से बदल रहे पैटर्न और चरम स्थितियों को समझने में मदद मिलेगी। इससे प्राप्त डेटा का उपयोग कर नीति निर्माता देश में कृषि क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक अनुकूल रणनीति तैयार कर सकते हैं, जिससे समय पर त्वरित समाधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक नवीन रोड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। यह सेंसर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। खासकर पहाड़ी मार्गों पर आम दिनों सहित कोहरे और धुंध के समय में इस स्वदेशी प्रणाली द्वारा दुर्घटना जोखिम को कम किया जा सकता है। साथ ही प्रणाली बिना मानव हस्तक्षेप के यातायात प्रबंधन में भी सहायक होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में प्रति मिनट लगभग 16 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। रोजाना सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा हजारों में है। ये खतरा सर्दियों के समय कोहरे और धुंध में कई गुना बढ़ जाता है। इसका एक कारण सटीक यातायात प्रबंधन प्रणाली की कमी भी है। इस जोखिम को कम करने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। संस्थान के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कला वेंकट उदय और उनकी टीम में शामिल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया यह सिस्टम खासकर पहाड़ी मार्गों पर कोहरे और धुंध के समय भी वाहन चालकों को अलर्ट कर दुर्घटना होने से बचाएगा। हमने यह काम पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया है। विशेष रूप से तीव्र मोड़ पर हमारी तकनीक में सड़क के अंदर दोनों साइड सेंसर सेटअप किए गए हैं। जहां पर ये सेंसर लगे होंगे वहां से जब भी कोई वाहन गुजरेगा तो दूसरी तरफ से आ रहे वाहन को चेतावनी मिल जाएगी और ये काम हूटर या ब्लिंकर की मदद से किया जा सकता है, जिससे मोड़ की तरफ जा रहे वाहन को दूसरी तरफ से आ रहे वाहन के बारे में सतर्क किया जा सकता है। about the vehicle which is approaching from the other side. पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तीव्र और अंधेरे मोड़ पड़ते हैं। इन पर जरा सी चूक जान माल के खतरे को बढ़ा देती है। कोहरे और धुंध में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी पर आधारित यह 2 लेयर सिस्टम है, जिसमें मोड़ से पहले सड़क पर सेंसर लगाए जाते हैं और मोड़ के दूसरी ओर सिग्नल प्रणाली। जैसे ही वाहन इन सेंसर्स के ऊपर से गुजरते हैं, सेंसर्स वाहन की गति, आकार और दिशा का आकलन कर सूचना जारी करता है।
इस सूचना को कमांड पर दूसरे छोर पर लगे सिग्नल, रोशनी, आवाज या बैरियर द्वारा अलर्ट देने लगता है कि वाहन मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह ड्राइवर अलर्ट हो जाते हैं और दुर्घटना होने का खतरा टाला जा सकता है। यांत्रिक सिस्टम होने के चलते ये प्रणाली बारिश, बर्फबारी, कोहरे, कम रोशनी जैसे कठिन परिस्थितियों और हर मौसम में काम कर सकती है। This particular work has been done by developing a small sensor which looks typically like this, in which the whole part ये विशेष कार्य एक छोटा सेंसर विकसित करके किया जाता है जो आमतौर पर इस तरह दिखता है। केवल कुछ मिलीमीटर छोड़कर इसका पूरा हिस्सा सड़क में गड़ा होगा। जब भी वाहन इसके ऊपर से गुजरता है तो ये प्लग एक्टिव हो जाता है, खास तौर से ये स्विच, जिसे हम समझ जाते हैं कि वहाँ से कोई वाहन गुजर रहा है। whenever the vehicle passes over this, and thereby by using any motion detection or displacement तो ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं जो उपलब्ध हैं, जैसे उत्तल दर्पण या कोई अन्य विधि जो हमने देखी है, लेकिन हमारी तकनीक बाजार में उपलब्ध किसी भी अन्य तकनीक की तुलना में अधिक मजबूत और कम लागत वाली है। robust and low cost compared to any other technique which is available in the market. यह सिस्टम मोड़ पर चेतावनी जारी करने के साथ साथ वाहनों की गिनती का भी काम करेगा। इसका उन्नत वर्जन वाहन के भार का पता लगाने में भी सक्षम होगा। इस प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स लगाकर इससे प्राप्त डेटा का उपयोग यातायात आकलन, सड़क निर्माण, यातायात प्रबंधन, सिंगल लाइन सुरंगों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण में भी किया जा सकता है। यह स्वदेशी उपलब्धि जल्द ही यातायात संचालन में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। लुधियाना स्थित CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान एक्सटेंशन केंद्र ने हाल ही में अपनी ट्रैक्टर चलित स्पेयरिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह नवीन स्पेयरिंग मशीन वर्तमान में उपलब्ध अपनी तरह की मशीनों से ज्यादा कुशल और लागत प्रभावी है। यह स्वदेशी तकनीक बाजार में आने से किसानों को बुआई के लिए खेत तैयार करने में काफी आसानी होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत में मानसून आने पर आमतौर पर किसानों का काम शुरू हो जाता है। फसल बोने से पहले खेत की जुताई कर क्यारियां तैयार करनी पड़ती हैं। आजकल आमतौर पर यह काम भी ट्रैक्टरों द्वारा ही किया जाता है। खेत की नम मिट्टी में विभिन्न प्रकार की स्पेडिंग मशीनों के द्वारा बीज क्यारियां तैयार की जाती हैं, लेकिन इसमें ट्रैक्टर की ज्यादा ऊर्जा लगती है और किसानों की लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन मशीनों से उपसतही मिट्टी भी घनी हो जाती है, जो बीज अंकुरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसी को देखते हुए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CMERI के एक्सटेंशन केंद्र लुधियाना ने ट्रैक्टर चलित ज्यादा कुशल स्पेडिंग मशीन विकसित की है। CMERI की यह इकाई फार्म मशीनरी के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करती है। ये नवीन स्पेडिंग मशीन जुताई की लागत कम करने के साथ उसकी प्रभावशीलता में सुधार करेगी। हमने मैकेनाइजेशन शुरू किया तो लोगों ने पहले रोटावेटर को लाया मार्केट में, और साथ साथ में हल जैसा, जैसे जोतते थे हल जैसा इम्प्लीमेंट भी बनाया, जिसको हम प्लो कहते थे। दैट मीन्स वो खोदता जाता था मिट्टी, और जो मिट्टी निकलती थी वो साइड में चली जाती थी। तो इसलिए हमने स्पैड मशीन शुरू किया। स्पैडिंग को हम घोड़े के कंपैरिजन कर सकते हैं। जब घोड़ा भागता है तो खोदता है मिट्टी को और मिट्टी से थ्रस्ट जनरेट करता है, उससे उसको पुल आगे मिलता है, आगे जाता है, और वो जो मिट्टी उड़ती है वो पीछे जाती है। सेम तरीके से हमने स्पैडिंग मशीन बनाया है जो घोड़े के हिसाब से चलती, स्पैड होता है और वो उसको पीछे मिट्टी को धकेलता है। तो एक जो मिट्टी का नीचे का मिट्टी ऊपर आता है और जो पोरोसिटी क्रिएट होती है, या उसको कहते हैं ग्रेन्युलर सैंड बनता है या सॉइल बनता है, वो एक बहुत अच्छा होता है खेती के हिसाब से। यह स्पेडिंग मशीन 540 RPM की मानक गति से घूमती है। स्पीड रिडक्शन गियर के माध्यम से क्रैंक को ताकत दी जाती है। इस मशीन की कार्य चौड़ाई 1800 मिलीमीटर है और इसे 45 HP से अधिक शक्ति वाले किसी भी ट्रैक्टर से संचालित किया जा सकता है।
खास बात यह है कि एक समरूप काम करने के चलते यह मशीन उपसतही मिट्टी का संघनन नहीं करती और मिट्टी की वायुजीवी गुणवत्ता और जल निकासी में सुधार करती है। इस स्पैडिंग प्रणाली का डिजाइन ऐसा है जिससे कंपन कम होता है और ट्रैक्टर चालक को आसानी होती है। साथ ही ऊर्जा खपत कम होने से परिचालन लागत भी कम हो जाती है। ये मशीन में हम 4 बार मैकेनिज्म यूज़ किए, जो टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं 4 बार मैकेनिज्म। टोटली 4 लिंकेज होते हैं। उस 4 लिंकेज से हम पाथ जनरेट कर रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन पाथ जनरेट कर रहे हैं, तो कट करने के लिए, सॉइल कट करने के लिए, जो कैसे जो मैन्युअली ऑपरेटेड स्पेड चलता है, लाइक जो स्पेडिंग जो फार्मर्स यूज़ करते हैं जो डिग करने के लिए, सेम पाथ ये भी हमारा स्पेडिंग मशीन ट्रेस करता है, जो कटिंग पॉइंट होता है। इसका डेप्थ ऑफ ऑपरेशन भी ज़्यादा है, लाइक अभी 25 सेंटीमीटर तक डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद भी नीचे भी सॉइल क्रैक होता है, वो सॉइल क्रैक होता है, उसका नीचे जो सॉइल पैन है वो हार्ड नहीं होता है, तो उसके नीचे भी क्रैक फॉर्म होते हैं, सो दैट जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन है वो नीचे तक जा सकता है। CSIR CMERI के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्म मशीनरी ने कृषि क्षेत्र में कई बेहतर प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जिसमें छोटी जोत के किसानों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्वदेशी ट्रैक्टर का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भी कई ऐसी तकनीक हैं जिनका लघु और मध्यम उद्योगों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ये नवीन स्पैडिंग मशीन भी छोटे उद्योगों और छोटे किसानों को लाभ पहुंचाएगी। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की। यह चिप हैदराबाद स्थित भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। इंडिगो विशुद्ध रूप से एक स्वदेशी चिप है और 11,496 मार्कर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है, जो गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल जैसी देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों का संरक्षण करेगी। यह चिप बेहतर पात्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में सहयोग प्रदान करने वाले सरकारी योजनाओं में व्यवहारिक रूप से उपयोगी साबित होगा। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक सह संबंध उत्पन्न करने में इस चिप के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए NIAB ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोगात्मक समझौता पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक पहुंच के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने खगोलीय वेधशाला की स्थापना की है। इस बड़ी दूरबीन सुविधा के शुरू होने से पेशेवर खगोलीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले शौकिया लोगों को भी सुविधा मिलेगी। 355 मिलीमीटर ऑप्टिकल व्यास वाली इस दूरबीन के दर्पण की फोकल लेंथ 1650 मिलीमीटर है। ये दर्पण क्रैफोर्ड, फोक्सर और ट्रस ट्यूब डिजाइन से लैस है, जो इसे गहरे आसमान और धुंधली वस्तुओं का अवलोकन करने में सक्षम बनाते हैं। चांद की सतह पर छोटे छोटे गड्ढे, शनि के विलय कुछ ऐसी छोटी छोटी विशेषताएं हैं जिन्हें दूरबीन से देखा जा सकता है। छवियों और क्षणिक खगोलीय घटनाओं जैसे उल्का वर्ष को रिकॉर्ड करने के लिए एक उन्नत डिजिटल कैमरे का उपयोग किया जाएगा। इस दूरबीन द्वारा स्टार गेजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम खगोलीय क्षणिकाओं को देखना आकाशीय छवियों के साथ ज्ञान को बढ़ाएंगी। साथ ही इससे हैदराबाद और उसके आसपास के स्कूलों और विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को भी बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नाक द्वारा दिए जाने वाले टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए नियामक की मंजूरी दी गई है। भारत बायोटेक का इंट्रानेसल वैक्सीन भारत में मानव नैदानिक परीक्षणों से गुजरने वाला अपनी तरह का पहला कोविड-19 जैव है। BBV-154 नाम का यह टीका नाक से दिए जाने योग्य है। यह टीका चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस की कमजोर संस्करण से बनाया गया है।
नेजल वैक्सीन कमजोर एडेनो वायरस को संशोधित कर कोरोना वायरस को टारगेट करती है। इसका पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण पूरा हो चुका है। वैक्सीन जानवरों के अध्ययन में उच्च स्तर के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को प्राप्त करने में सक्षम पाई गई थी। इस वैक्सीन के आने से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और कुशल और सस्ता विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।